नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए कौन-कौन से फॉर्म भरना होगा? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि आप एक कर्मचारी हैं, यदि आप शिक्षक हैं और आपका पैसा ईपीएफ में है, तो आप उसे पार्शियल यानी एडवांस के रूप में क्या ले सकते हैं? आंशिक रूप से पार्शियल मीन्स आंशिक रूप से क्या ले सकते हैं? पूरा का पूरा पैसा कैसे ले सकते हैं? कौन-कौन से फॉर्म भरने हैं? पूरा पैसा कब ले सकते हैं? आंशिक पैसा कब ले सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। उन सारे फॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी दूँगा कि कौन-कौन से फॉर्म भरने हैं। ईपीएस आखिर है क्या? ये ईपीएस क्या है? इस फॉर्म के माध्यम से हम जानेंगे कि जो ईपीएफ क्लेम फॉर्म 10 सी क्या है? ईपीएफ क्लेम फॉर्म 10 डी क्या है? ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 क्या है? ईपीएस क्या है? और विथड्रॉल कैसे होगा? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि विथड्रॉल कैसे करना है? क्या किसी एजेंट को पकड़ना पड़ेगा? कैसे फॉर्म ले जाके क्या करना है? इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा और प्रयास करूँगा कि चीज़ें आप तक एक वीडियो के माध्यम से पहुँच जाए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए क्योंकि आप मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि मैं आपके लिए रिलायबल और प्रामाणिक वीडियो लेके आता रहूँ। तो अभी तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा साथ दीजिए, मोटिवेट कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए। आइए वीडियो में देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ईपीएस जो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ईपीएस का मतलब होता है एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम। आइए देखते हैं पहले ईपीएफ। ईपीएफ एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड। अभी हमने बात की थी ईपीएस, वहाँ एस था यहाँ एफ है। प्रोविडेंट फंड जब पैसा जो है आपको कटता है तो आप के कुछ भाग आपको जाता है ईपीएफ में और कुछ हिस्सा जमा होता है ईपीएस में। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करता है ईपीएफ। थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है और इतना ही अंशदान नियोक्ता की ओर से भी दिया जाता है, जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। नियोक्ता की ओर से जमा अमाउंट का 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है और शेष 3.67% पीएफ खाते में जाता है। और टोटल एम्प्लॉय वाला आपको कहाँ चला जाता है? आपको बताया मैंने, वो चला जाता है ईपीएफ में। इसी तरह आगे लिखा हुआ है, इसी तरह साल दर साल कंट्रीब्यूशन करके कर्मचारी का अच्छा खासा अमाउंट आपको ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी आंशिक या पूरा अमाउंट अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? वो कौन सा फॉर्म है? तो आइए उन सब फॉर्म को जानेंगे और पता करेंगे कि ये फॉर्म किस कंडीशन में आपको भरने हैं। जैसे हमने अभी 10 सी, 10 डी, 19, 31 इन सब के बारे में जाना तो सब हर कंडीशन में सभी फॉर्म नहीं भरने होते हैं। कौन से कंडीशन में कौन फॉर्म भरने हैं? एडवांस निकालना हो तो कौन सा होगा? यानी पार्शियल निकालना हो तो? अगर हमको पूरा अमाउंट निकालना हो तो क्या एक ही बार में निकल जाएगा कि अलग-अलग एक ही 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे? तो आइए देखते हैं कि कौन सा फॉर्म क्या काम करता है। अब पहले इस ईपीएस के बारे में थोड़ा-सा और जान लेते हैं। अब देखिए ईपीएस में पैसा कब तक निकाल सकते हैं? ईपीएस यानी एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम में जो पैसा जमा होता है, जैसे आपने पीछे देखा था, यहाँ आपने देखा था जो नियोक्ता की ओर से जमा यहाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो है नियोक्ता की ओर से जमा अमाउंट का 8.33% एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम में जाता है, यानी 8.33% और कितना पीएफ में जमा होता है? पीएफ में जमा होता है एम्प्लॉयी का 12% और ये 3.6% यानी 15.67% आपको यहाँ ईपीएफ में जमा होता है और ये जो 24% में जो 8.33% है, ये कहाँ जमा होता है? ये जमा होता है ईपीएस में। तो आइए ईपीएस का पैसा हम कब निकाल सकते हैं? कब तक निकाल सकते हैं? उसका भी है, कुछ 1 ईयर के बाद उसको नहीं निकाल सकते। तो आइए उसके बारे में भी जानकारी हम ले लें। चलिए उसको देखते हैं जो हमने अगले स्लाइड को देखा था, वो है ये अब ईपीएस के बारे में। अब ईपीएस को देख लीजिए। पेंशन का लाभ 10 साल की सैलरी पूरी करने के बाद 58 साल की उम्र पर दिया जाता है। लेकिन अगर 10 वर्ष की नौकरी पूरी नहीं हुई है, तो फाइनल सेटलमेंट करते समय ईपीएफ के साथ ईपीएस का पैसा भी निकाला जा सकता है। लेकिन इन सभी तरह के फंड की निकासी के लिए अलग-अलग फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। अब देखिए, यहाँ मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। यहाँ जो कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप नौकरी कहीं कर रहे हैं और लगातार आप 10 साल तक नौकरी कर लिए,
तो उसके बाद जो पैसा आप 0.33% वाला जो हमने देखा था, जो ईपीएस अकाउंट में जाता है, ये पैसा आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर 10 साल से कम की नौकरी है, उसके पहले आप वो नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप पैसा ईपीएस का भी निकाल सकते हैं और ईपीएफ का भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आपने समझ लिया, 10 साल के बाद आप नहीं निकाल सकते हैं। 10 साल के पहले आप पूरा निकाल सकते हैं। पार्शियल तो बीच-बीच में नौकरी के बीच में निकाल ही सकते हैं, लेकिन जब नौकरी छूट जाती है, तो अगर 10 साल के बाद छूटती है, तो भई ये वाला ईपीएस नहीं निकलेगा। लेकिन 10 साल के पहले छूटती है, तो आप ईपीएफ और इस ये ईपीएस दोनों का पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, आइए देखते हैं कि कौन-सा फर्म किस कंडीशन में कार्य करता है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए फॉर्म नंबर 31 इसको थोड़ा-सा जान लेते हैं, ये किस कंडीशन में भरा जाता है। नौकरी के दौरान पैसों से जुड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब आप अपने पीएफ बैलेंस का कुछ हिस्सा एडवांस पीएफ निकालते हैं, तब आपको पीएफ निकासी फॉर्म 31 की ज़रूरत पड़ती है। इसे पीएफ क्लेम फॉर्म 31 भी कहा जाता है। ज़रूरत के हिसाब से निकासी के नियम अलग-अलग होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपको बीच में किसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको एडवांस पैसा चाहिए, समझिए एक लोन की तरह, यानी आप कुछ पैसा उसमें से एडवांस निकाल सकते हैं और उसको निकालने के लिए कौन-सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा? आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ये 31 वाला। क्लियर हो गया? ये 31 नंबर फॉर्म आपको भरना होगा। इसी फॉर्म 31 से आप एडवांस पैसा आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसको हमने देख लिया, अब देखते हैं आगे वाला फॉर्म जो है, वो फॉर्म कौन से काम करेगा। आइए देखते हैं। ये फॉर्म 19 है। अब ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षक हैं, जो बेसिक शिक्षक हैं, चाहे अलग-अलग कर्मी हैं, अभी हाल ही में बिहार में बेसिक शिक्षक हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनके लिए ये फॉर्म बड़ा ज़रूरी है, ये 19 नंबर फॉर्म। इसको देखना है। ये अब 19 नंबर फॉर्म किस कंडीशन में भरे जाते हैं? अब देखिए क्या है, ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहने या रिटायरमेंट के बाद अपने ईपीएफ फंड का पूरा पैसा निकाल सकता है। जब आपको ईपीएफ के पूरे फंड की निकासी करनी होती है, तो आप पीएफ निकासी फॉर्म 19 का इस्तेमाल करते हैं। इसे ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 भी कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा-सा इस पे हम आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत सारे जो लोग हैं, अभी आपको देखा जाए, जैसे बिहार में जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक, वो बेचैन हैं, जैसे वो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं पैसा निकालने के लिए। तो यहाँ ईपीएफ का नियम है कि कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने, अभी आपका 2 महीना हुआ नहीं है, अभी आप ईपीएफ में एग्जिट नहीं हुए हैं, ऑटोमेटिक एग्जिट 2 महीने बाद होता है। इसी के बीच में अगर वो एग्जिट एम्प्लॉयर कर देता है, तब बात दूसरी है। लेकिन 2 महीने बाद, यानी यूँ कहें 60 दिन, 60 दिनों के बाद ये आप कर सकते हैं। यहाँ यहाँ 2 महीने के बाद बेरोज़गार या रिटायरमेंट, यूँ समझिए, चूँकि आप नियोजित शिक्षक थे, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो नियोजित शिक्षक तो अब बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक। चूँकि अभी करंट में चल रहा है, तो मैं नियोजित शिक्षक बिहार के इनको ले लेता हूँ। तो नियोजित शिक्षक अब बन गए किसमें? विशिष्ट शिक्षक। यानी नियोजित शिक्षक के रूप में आपकी सेवा खत्म हो गई। यानी समझिए कि वो नौकरी आपकी अलग हो गई। अब दूसरी जगह पे आ गए। तो इसको 2 महीने आपको होने देना है। उसके बाद आपको करना है। बीच में विभाग आपको वहाँ से एग्ज़िट कर देगा, तब आपको किसी भी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उसके बाद 2 महीने पूरा हो जाने के बाद आपको फॉर्म नंबर 19 भरना है ईपीएफ के लिए। क्लियर है? उससे पूरा का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। ये हो गया। विशिष्ट शिक्षकों के लिए अगर देखा जाए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ 19 नंबर फॉर्म आपको भरना होगा। क्लियर है? अब देखिए और कौन से फॉर्म, अगर उन्हीं शिक्षकों को देखा जाए, तो आप देखते चलिए। ये है 10 नंबर, ये 10 सी नंबर वाला फॉर्म है। ये क्या कहता है? अगर कर्मचारी की नौकरी की अवधि 10 साल की नहीं है और वो अपने ईपीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते समय ईपीएस में जमा पैसे को भी एक साथ निकालना चाहता है, तो निकाल सकता है। ऐसे में उसे फॉर्म 10 सी को भरना होता है। इसके अलावा इस फॉर्म का इस्तेमाल आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के जरिए आप अपने पीएफ बैलेंस को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। और ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पिछला फॉर्म था ईपीएफ निकालने के लिए, ये वो था ईपीएफ निकालने के लिए, कौन सा फॉर्म था? 19, अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, अब कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा कहा क्या है, अगर कर्मचारी की नौकरी 10 साल की नहीं है और वो अपनी ईपीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते समय 10 साल नहीं है, उसके पहले वो नौकरी आपको छोड़ देता है, तो उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, तो ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए तो 19 में फॉर्म भर दिया। उसके बाद ईपीएस का पैसा जो आपको पेंशन स्कीम में पड़ा हुआ है, इसका पैसा निकालने के लिए 10 यानी 2 फॉर्म
बिहार के नियोजित शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनको ये 2 फॉर्म भरने हैं। एक आपको ईपीएफ वाला में और एक आपको ईपीएस वाला में। इसमें कितने पैसे जमा होते हैं? 12 प्लस 3.67 यानी 15 आपको 0.37% जाता है और उसमें कितना जाता है? 8.33% हर महीने जमा होता है। क्लियर है? तो आप इस तरह से आप अपना रेशियो निकालें, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है कि फॉर्म 10C भरना है। अब देखिए एक और फॉर्म बचता है, वो है 10D। आइए देखते हैं वो क्या कहता है, उसके लिए क्या कंडीशन। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है 10D। ईपीएफओ के नियम के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने 10 वर्षों तक लगातार नौकरी करके ईपीएस पेंशन अकाउंट यानी ईपीएस में अपना योगदान किया है तो वो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसे ये पेंशन दी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ लेने के लिए उसे फॉर्म 10D भरना पड़ता है। इसके अलावा किसी अन्य स्थिति में अगर व्यक्ति ईपीएफओ के पेंशन पाने का हकदार है तो उसे फॉर्म 10D भरना पड़ता है। अब इसको एक ध्यान दीजिए, अगर आपका 10 वर्ष हो गया है और आप रिटायर हो गए हैं तब 10D की बात आती है, वहां 10D आपको भरना। यहाँ हम लोगों ने फॉर्म जाना 31 आपको आंशिक अगर एडवांस में करना हो तो आंशिक हो गया, एडवांस हो गया। यहाँ हम लोगों ने जाना एक जाना ईपीएफ का पैसा अगर नौकरी खत्म हो गई है तो ईपीएफ का पैसा फॉर्म 19 से, अगर नौकरी खत्म हो गई है तो फॉर्म 10C से आपको ईपीएस का पैसा, पेंशन स्कीम का ये फंड है, ये स्कीम है पेंशन का, ध्यान रखिए ये प्रोविडेंट का है, ये पेंशन का है। ये दोनों को अगर आपकी नौकरी खत्म हो गई तो 10 सी और 19 भर के आप निकाल सकते हैं। अगर रिटायरमेंट हो गया 10 साल नौकरी कर लिया है तो पेंशन चालू कराने के लिए 10D भरना होता है। ये पूरा का पूरा आपको बताया मैंने कि इन सारे फॉर्म्स को भर के आप पैसे निकाल सकते हैं। अब बात रही कि कैसे, किस तरीके से आप पैसे अपने निकालेंगे। तो आप पैसे निकालने के लिए अब किसी को भी कहिएगा, कोई भी एजेंट के माध्यम से भी जाइएगा, अगर कमीशन पे भी करता है तो वो जब भी करेगा वो ऑनलाइन करेगा और सारी व्यवस्था ऑनलाइन है और आपके प्रोफाइल इत्यादि से करके वो प्रोसेस कराएगा, होगा वो ऑनलाइन है, जिसे आप भी कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में वो सारे के सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपने ईपीएफ का पैसा जो निकालना है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, प्रयास किया कि आप तक ये बातें पहुंचे कि ये अलग अलग पीएफ के फॉर्म कि क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या वो कार्य करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरा साथ नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए रिलायबल और प्रामाणिक खबरें मैं लेके आता रहता हूँ। मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।